Hello friends, today we are discuss about the next topic. See, it is very important topic, molecular basis of inheritance. So now in this topic हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए. तो पहला डिस्कवरी डीएनए का किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर. जो उन्होंने यूज टर्म किया था न्यूक्लियन इंस्टेड ऑफ डीएनए, उन्होंने यूज किया था वर्ड न्यूक्लियन. तो बिगिनिंग ऑफ द 19th century मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट कि डीएनए जो है जीन कंट्रोल इनहेरिटेंस ट्रेट लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. जो भी जीन कंट्रोल करती है इनहेरिटेंस मींस जो ट्रांसमिटेड कैरेक्टर होता है, दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. तो ये पता चला था 19th century में. तब तक डीएनए का स्ट्रक्चर पता नहीं चला था, मगर क्रोमोसोम पे कुछ तो मटेरियल प्रेजेंट है जो इनहेरिटेंस का काम करता है. ओके, तो ये वो फर्स्ट स्लाइड. अभी मैं सेकंड स्लाइड पे जाता हूं जिसमें आपको देता हूं डीएनए एक्सपेरिमेंट अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूव किया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 1928 बाय यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियल स्ट्रेन. तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया स्ट्रेन यूज की थी. देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेन, ए स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन. ए स्ट्रेन जो है इट इज स्मूथ वायरुलेंट causing pneumonia. R strain is a rough, non-virulent, non-pathogenic. तो R strain कुछ भी पैथोजेनिक नहीं है, मगर A strain कैसी है? हाईली वायरुलेंट एंड कॉजेस निमोनिया. ये इन्फेक्ट करने के बाद इससे क्या होता है? निमोनिया. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था. तो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, जो लाइव रफ नॉन कैप्सुलेटेड, जो ज्यादा पैथोजेनिक नहीं है, R strain दिख रहा है आपको, नॉन वायरुलेंट, उसको हेल्दी माइस में इंजेक्टेड किया एंड ऑब्जर्व दैट the healthy mice survive. Second, live smooth capsule, उसको भी healthy mice में इंजेक्ट किया. It causes death, die हो गया वहां पे, क्योंकि it is very virulent and highly pathogenic. थर्ड केसेस में उन्होंने किया गया हिट किल स्मूथ निमोनियल स्ट्रेन. तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जो स्ट्रेन थी उसको क्या किया, हिट किया और उसको किल कर दिया, मार दिया एंड इंजेक्टेड टू द हेल्दी माइस. हेल्दी माइस सर्वाइव. तो ये सर्वाइव क्यों हुआ? तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ए स्ट्रेन कैसी है, हाईली पैथोजेनिक, मगर जब वो ए स्ट्रेन को किल करके इंजेक्ट किया गया इट इज अ सर्वाइव, क्योंकि ए स्ट्रेन मर गई. बट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हिट किल स्मूथ स्ट्रेन मिक्स विद द रफ स्ट्रेन. जो हिट किल जो इन्फेक्टेड नहीं है जिससे सर्वाइव हुआ, वो स्ट्रेन आर स्ट्रेन में मिक्स किया. आर स्ट्रेन तो ऑलरेडी कैसी थी, नॉन पैथोजेनिक, मगर हिट किल स्मूथ स्ट्रेन मिक्स विद द आर टाइप ऑफ स्ट्रेन, इट कॉजेज न्यूमोनिया एंड माइस डाइंग. तो उन्होंने देखा कि यार जो हिट किल स्मूथ थी ये भी मिक्स जब कई रफ में, तो कुछ तो मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ. इसकी वजह से जो रफ थी, जो नॉन वायरुलेंट थी स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, इट बिकम पैथोजेनिक एंड कॉजेज निमोनिया. सो ग्रिफिथ ने कंक्लूजन किया कि फ्रॉम द हिट किल एस टाइप स्ट्रेन टू नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन समथिंग इज ट्रांसफॉर्म. तो उन्होंने ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल दिया एंड आर टाइप बिकम वायरुलेंट एंड कॉजेज निमोनिया. तो ग्रिफिथ ने सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, मगर उन्होंने डायरेक्टली एविडेंस नहीं दिया था कि डीएनए ट्रांसफर होता है. लेटर ऑन मेनी साइंटिस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. इसमें एक्सपेरिमेंट जाते हैं नेक्स्ट वन, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट. Avery McLeod and McCarthy experiment. So in 1944, Avery McLeod and McCarthy attained a more definite experiment. They purify DNA, RNA, protein and other material, means carbohydrate from the hit kill S type. S type से उन्होंने डायरेक्टली मटेरियल प्यूरिफाई किया, प्रोटीन, RNA, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या किया उन्होंने, प्यूरिफाई किया. ओके, एंड दिस प्यूरिफाई मटेरियल सेपरेटली एडेड इनटू द R टाइप ऑफ स्ट्रेन. तो उन्होंने पहले इसमें क्या किया, आर स्ट्रेन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाल दिया फ्रॉम द एस टाइप. एस टाइप से जो कार्बोहाइड्रेट लिया था वो किसमें मिक्स किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, एंड रिजल्ट देयर इज आर टाइप. आर टाइप मींस नॉन पैथोजेनिक. सेकंड आर टाइप स्ट्रेन में जो नॉन पैथोजेनिक उसमें प्रोटीन मिक्स किया और उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं है, वो भी आर टाइप ही रिजल्ट दिखाता है. सो इट इज नॉन पैथोजेनिक. मगर जब आर टाइप और डीएनए, आर टाइप स्ट्रेन में डीएनए मिक्स किया, देन द एस टाइप बिकम वायरुलेंट. एस टाइप बिकम वायरुलेंट. देखो पहले में क्या किया,
आर टाइप जो नॉन पैथोजेनिक है उसमें उन्होंने कार्बोहाइड्रेट मिक्स किया जो एस टाइप से निकाला था हिट किल से, तो रिजल्ट क्या, जो इंजेक्ट किया हेल्दी माइस को कुछ भी नहीं हुआ। आर टाइप सेकंड कंडीशन में प्रोटीन मिक्स किया आर टाइप में और इंजेक्टेड टू हेल्दी माइस, डज नॉट कॉजेज निमोनिया। थर्ड कंडीशन में जब आर टाइप और डीएनए को मिक्स किया गया तो उन्होंने पाया कि आर टाइप बिकम वायरुलेंट एंड कॉजेज निमोनिया। ओके, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आर टाइप डीएनए ऑफ क्या किया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, ये दोनों मिक्स किया, डीएनए ऑफ एस टाइप एंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, तो ये भी वायरुलेंट नहीं था। तो इससे पता चला कि जिसमें डीएनए मिक्स किया गया है सो इट बिकम अ पैथोजेनिक, इट बिकम पैथोजेनिक। तो यहां पे देखो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल है इट इज अ डीएनए, नॉट अ प्रोटीन, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, नॉट अ आरएनए। तो ये उन्होंने एवरी मैक्लोइड एक्सपेरिमेंट में किया था जो डेफिनेट एक्सपेरिमेंट था, उसको टेस्ट ट्यूब ऐसे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हर्षचेस एक्सपेरिमेंट। नाउ इन हर्षचेस एक्सपेरिमेंट so now this experiment they are using a bacteriophage viruses, तो उन्होंने क्या यूज किया था, बैक्टीरियोफेज, एमएससीआईटी के लिए याद रखो बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस कंपोज किससे, डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, हर्षचेस वर्क अ डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वेदर इट इज डीएनए और प्रोटीन। तो उन्होंने क्या किया, दे यूज रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32P, ये याद रखो सीएटी के लिए, और ई कोलाई मीडियम यूज किया था एंड सल्फर किया था 35S। तो दोनों रेडियोएक्टिव सल्फर एंड रेडियोएक्टिव फास्फोरस आर यूज। तो उन्होंने ये रेडियोएक्टिव सल्फर एंड रेडियोएक्टिव फास्फोरस अलग अलग से इन्फेक्टेड किया और लास्ट में उन्होंने पाया गया कि जो जिस मटेरियल में सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक उन्होंने सेपरेशन जब किया तो उन्होंने पाया जो बॉटम में जो प्रेसिपिटेशन है, जो प्रेसिपिटेशन में जहां पे सल्फर यूज किया था, ओके, सल्फर इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन नॉट पार्ट ऑफ डीएनए, तो इट इज नॉट रेडियोएक्टिव। बट सुपरनेंट में पार्ट क्या रह गया, द न्यूक्लिक एसिड, इट बिकम रेडियोएक्टिव। ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा जहां पे फास्फोरस यूज किया था रेडियोएक्टिव फास्फोरस, उसमें प्रेसिपिटेशन रेडियोएक्टिव थी और सुपरनेंट रेडियोएक्टिव नहीं था। तो ये डायरेक्टली दर्शाता है कि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड जिसमें फास्फोरस कंटेन है, इसमें फास्फोरस है ना, इसलिए वो नीचे का बेस जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसे बन गया, रेडियोएक्टिव बन गया फास्फोरस से। तो जो भी फास्फोरस है, फास्फोरस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए का। तो डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल, तो डायरेक्टली प्रूफ हुआ बाय यूजिंग हर्षचेस एक्सपेरिमेंट। तो ये थोड़ा कंक्लूजन दिया है। तो इतना देखो, उन्होंने बैक्टीरियोफेज, एमएससीआईटी के लिए बैक्टीरियोफेज यूज किया था और स्ट्रेन 35 फास्फोरस रेडियोएक्टिव और 32 सल्फर, तो दोनों स्ट्रेन अलग है। 32 चाहिए, मैं 35 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे याद इतना रखो, दे यूजिंग 2 स्ट्रेन रेडियोएक्टिव सल्फर एंड रेडियोएक्टिव फास्फोरस। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मैंने 32 फास्फोरस एंड 35 सल्फर। क्लियर कट, इसमें डायग्राम में मैंने थोड़ा सा गलत कर किया है, वो तो मैं कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। तो लो जाते हैं यहाँ पे 32 फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना है 32, फास्फोरस, फास्फोरस। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट जो दर्शाता है कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, डीएनए पैकेजिंग। सो डीएनए पैकेजिंग देखो, द लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन सेल इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। ये भी याद रखो, आपको सीएटी के लिए याद करना जरूरी है। तो ह्यूमन में अप्रोक्सीमेटली डीएनए कितना है 2.2 मीटर, कितना है 2.2 मीटर।
Okay, while in length of prokaryotic DNA is about 1.36 mm, 1.36 mm, having cell size is only 1 unimicron. So the length of DNA is larger than the size of nucleus. So how it is possible the larger length of DNA are easily packed into the smaller size of nucleus? तो हम लोग देखते हैं. First one is the packaging of prokaryotes. So in packaging of prokaryotes यहाँ पे देखो, first the size is 350 m. These are circular chromosome. यहाँ पे देखो, in prokaryote there is a well defined nucleus is absent, only nucleoids are present. Nucleoid is a small circular DNA. The size is 350 m meter. So now they are folded, their chromosome structure actually it forms 40 to 50 loops and the size is reduced to the 30 meter. Then each loop further supercoil to form a many loop structure and the size is reduced to the 2 meters. So each loop independently supercoil. So this, because of coil and supercoil, these DNA are easily packed into the smaller size of nucleus. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे DNA ने प्रोकैरियोट फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस तो वेल नहीं प्रेजेंट रहता है. द कॉइल आर मेंटेन बाय RNA एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड एज अ पॉलीअमाइंस. तो यहाँ पे देखो, इसमें इतना वर्ड याद रखो कि कॉइल जो मेंटेन किया है प्रोकैरियोट, इट इज मेंटेन बाय RNA एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड एज polyamines, called as a polyamines. So DNA is a negatively charged, so it is negatively charged DNA easily packed, held together with the help of positively charged protein. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, these are called as nucleoids. So DNA is about 1100 unimicron in long, containing 4.6 billion base pair. The negatively charged DNA is held together with the help of protein. These are the positively charged. It's called as a nucleoid, and DNA nucleoid is organized in a large loop held by HU protein. So histone-like protein here present associated to form coil and supercoil structure. So protein and DNA is negatively charged while protein is a positively charged, and in the prokaryote there is a histone-like protein. This histone-like protein help to pack the larger DNA into the smaller size of nucleus to form a many coil supercoil structure, to form a many loops, and larger length of DNA easily packed into the smaller size. Now ये हुआ आपका packaging prokaryote. Now the next topic is the packaging in DNA in eukaryotes. तो typical mammalian DNA size is approximately 2.2 meter. तो याद आपको ये करना ही है, कितना है mammalian का DNA? 2.2, approximately 2.2 meter, and the size of nucleus is 10⁻⁻⁶. तो याद रखो, ये 10⁻⁻⁶, ये BCAT में पूछा जाता है. Okay, in eukaryotic well-defined nucleus is present having chromosome. So chromosome, on the chromosome DNA is associated with the histone and non-histone protein. तो यहाँ पे देखो, eukaryotic में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट है? DNA. This DNA is associated with the histone and non-histone protein. So DNA is a negatively charged while histone proteins are the positively charged due to the, देखो DNA कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है. हिस्टोन प्रोटीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द अर्जिनिन एंड लाइसिन रेसिड्यूज. ये भी याद रखो, ड्यू टू द लाइसिन एंड अर्जिनिन रेसिड्यूज इट बिकम histone proteins are positively charged. So positively charged easily wrapped around the negative positively charged easily wrapped around positively charged histone octamers. तो यहाँ पे देखो, positively charged DNA easily wrapped around negatively charged DNA. Okay, so now histone octamer कौन कौन से? यहाँ पे देखो, histone octamers, the histone octamer H2A, H2B, H3 and H4. There are octamers, means 8. So in each nucleus, and to form a nucleosome structure. So in each nucleosome में total histone protein ये octamers है, और एक लिंकर प्रोटीन, total 9 histone molecule present रहते हैं. Histone molecules are present in the nucleosome. So one nucleosome approximately contain 200 base pairs. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, these are the nucleosome structure.
जो 8 ऑक्टोबर से बना है, 1 इज अ लिंकर, 9 टोटल 9 कितना है एक न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन है। ओके, H2A, H2B, H3, H4 2 each and 1 is a H1 लिंकर प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 9 इन ईच न्यूक्लियोसोम, ये आपके सामने दिया है मैंने। तो यहाँ पे देखो दिस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म करता है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो इन बीड्स एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर वी कैन ऑब्जर्व हियर द कोर डीएनए हैविंग 146 क्रोमोसोम एंड लिंकर डीएनए हैविंग अ 56 बेस पेयर्स। कितना है? 56 बेस पेयर। टोटल 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोसोम। दीज आर द बीड्स एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीड्स एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखते हैं सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। सो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा, उसके बाद क्या फॉर्म हुआ? सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। सो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर में देखो न्यूक्लियोसोम फोल्ड टू प्रोड्यूस सोलिनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ 30 nm फाइबर, मींस कितना है? 300 एंगस्ट्रॉम। सो क्रोमैटिक फाइबर्स आर कॉइल कंडेंस इन मेटाफेज टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। तो यहां पे देखो पहला क्या बना है? डीएनए। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से क्या बना है? न्यूक्लियोसोम फॉर्म अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर से क्रोमैटिन बना है। क्रोमैटिन बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर से सोलिनॉइड फाइबर बना है। देखो पहला डीएनए, डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन, दोनों को बना के क्या बन रहा है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम फॉर्म हो रहा है बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद वो सोलिनॉइड फाइबर बन रहा है। सोलिनॉइड फाइबर के बाद इट फॉर्म्स क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन से क्या बन रहा है? क्रोमोसोम। तो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन है। तो आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, सोलिनॉइड फॉर्मिंग 30 nm थिक फाइबर्स। तो ये वो आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसके बाद हम लोग जाते हैं क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। तो आप लोग देख सकते हैं क्रोमैटिन स्ट्रक्चर पे, तो क्रोमैटिन आर इजीली विजिबल इन अर्ली इंटरफेस, इन अर्ली प्रोफेज एंड इंटरफेज। तो ड्यूरिंग इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज सम पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन रिमेन इन कंडेंस स्टेट कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन। आपको देखो कंडेंस स्टेट में जो दिख रहा है दीज आर कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन, और नॉन कंडेंस स्टेट में दिख रहा है दीज आर द यूक्रोमैटिन। तो हेट्रोक्रोमैटिन स्टेन डार्क, यूक्रोमैटिन स्टेन लाइट। ओके, जेनेटिकली हेट्रोक्रोमैटिन जो है इट इज अ लेस एक्टिव, मगर यूक्रोमैटिन जो पतला है इट इज द जेनेटिकली एक्टिव। जो पतला आदमी रहता है बहुत एक्टिव रहता है, तो याद रखने का यूक्रोमैटिन इज मोर एक्टिव जेनेटिकली। ओके, हेट्रोक्रोमैटिन आर 2 to 3 times rich in a DNA, but euchromatin is a contain less amount of DNA. Transcriptionally heterochromatin are inactive, but euchromatin are transcriptionally less active. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इनएक्टिव है और यूक्रोमैटिन कैसा है? लेस एक्टिव है। इतना है तो कोई दीज आर डिफरेंट शेड, वो तो एक्चुअली थ्योरी के लिए, मगर याद रखो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। नेक्स्ट वन हम लोग जाते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। सो डीएनए रिप्लिकेशन इज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। तो डीएनए के दो फंक्शन है, ऑटो कैटालिटिक एंड हेट्रोकैटालिटिक। तो ऑटो कैटालिटिक में आएगा डीएनए रिप्लिकेशन, जिसमें डीएनए एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? एग्जैक्ट सिमिलर कॉपीज। तो इट इज ऑकर ड्यूरिंग एस फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेज इन सेल साइकिल। तो ये डीएनए रिप्लिकेशन का याद रखता है एस फेज में, याद रखो ये एस फेज में होते हैं ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। सो डीएनए रिप्लिकेशन, इन डीएनए रिप्लिकेशन 2 daughter exactly similar copies of DNAs are formed. ओके, तो यहां पे देखो डीएनए रिप्लिकेशन पहली बार किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक, प्रपोज बाय द वॉटसन एंड क्रिक। तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में पहला स्टेप है डीएनए रिप्लिकेशन में, ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, they are present in the form of monophosphate. All they were activated by using phosphorylase enzyme and ATP to form deoxyribose triphosphate. ये क्या बनाता है यहाँ पे? DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ओके तो ये वो आपका फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। नाउ द सेकंड स्टेप इज अ ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट। So origin or initial point in prokaryote, the many origin points are present, but in prokaryotes only one origin point is present. तो यहाँ पे
यूकैरियोट में ओरिजिन पॉइंट बहुत सारे रहते हैं डीएनए से, बट नाउ इन प्रोकैरियोट ओनली वन ओरिजिन पॉइंट इज प्रेजेंट. दीज आर कॉल्ड एज अ ओरिजिन पॉइंट्स. ओके, तो यहां पे देखो एट द ओरिजिन पॉइंट एंजाइम एंडोन्यूक्लियस. तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आया? एंडोन्यूक्लियस. दिस एंडोन्यूक्लियस निक मींस ब्रेक करता है, ब्रेक द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. तो आप लोग डायग्राम देख सकते हो, मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको यहाँ पे. यू कैन ऑब्जर्व हियर. तो एट द ओरिजिन पॉइंट्स फॉस्फोराइलेज एंजाइम निक द वन स्ट्रैंड. यहाँ पे एक स्ट्रैंड को क्या कर देता है? निक कर देता है. निक मींस ब्रेक कर देता है टेम्पररी. एज अ रिजल्ट जो हेलिक्स फॉर्म हुआ है वो हेलिक्स फॉर्म क्या हो जाता है? इट बिकम अनवाइंड. इट बिकम अनवाइंड. तो आपको यहां पे मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. तो यहां पे देखो, पहला हम लोगों ने एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखा. ऑल दे आर प्रेजेंट इन द मोनोफॉस्फेट, ऑल दे आर एक्टिवेटेड बाय यूजिंग फॉस्फोराइलेज एंजाइम. तो पहला एंजाइम है फॉस्फोराइलेज. सेकंड एंजाइम एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? निक करता है. निक मींस ब्रेक करता है वन स्ट्रैंड को. एज ए रिजल्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट डीएनए बिकम अनवाइंड. डीएनए कैसे बन जाता है? अनवाइंड. तो अनवाइंड डीएनए का जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में, जो रेड कलर में दिख रहा है, दिस आर द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक बाय द डीएनए हेलिकेज एंजाइम. डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? ब्रेक द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक द वीक हाइड्रोजन bonds between the two strands. As a result, two strands get separated. Now these two strands get after separated, the next step is a synthesis of new strand. So here in this strand, one is a leading strand and one is a lagging strand. So 3 to 5 direction जो strand है, these are called the leading because DNA replication always takes place in 5 to 3 direction. और जहां पे 3 to 5 डायरेक्शन है वहां पे अपोजिट जो स्ट्रैंड बनने वाला है वो 5 to 3 इट फॉर्म कंटिन्यूअसली. सो दीज आर कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड एंड अपोजिट स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड. तो यहां पे देखो, इन फर्स्ट प्रोसेस आफ्टर फॉर्मिंग अ वाई शेप 4 द आरएनए प्राइमर बाइंड टू द 3' एंड. आरएनए प्राइमर क्या करता है? अट्रैक्ट ऑल द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड. जो पहले स्टेप में हमने एक्टिवेटेड किया था उसको कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेटेड करता है. ओके, एक्टिवेटेड करने के बाद so this DNA पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग का काम करता है. वो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को प्रॉपरली सीक्वेंस करता है, ए के साथ टी, सी के साथ जी. सो दे प्रॉपरली अरेंज ऑल दिस न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अ सिंथेसिस अ न्यू स्ट्रैंड. सो हियर ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड there is no problem because the DNA replication takes place in 5 to 3 direction, takes place in continuous manner. But on the lagging strand, the many fragments are formed, and this fragment is called as a Okazaki fragment. तो इस fragment का नाम याद रखो. This fragment is called as a Okazaki fragment. Okay. Later on, this Okazaki fragment, क्योंकि lagging strand पे जो DNA process हुआ duplication, it forms a discontinuous manner and it forms a fragments. This fragment is called as Okazaki fragment. Later on, DNA ligase seal this Okazaki fragment and forms a 2 daughter DNA. फाइनली तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म. तो यहाँ पे देखो एंजाइम, पहला एंजाइम कौन सा गया? पहला फॉस्फोराइलेज जो एक्टिवेशन न्यूक्लियोटाइड करता है. पहला फॉस्फोर, दूसरा एंडोन्यूक्लियस, थर्ड एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो वाइंडिंग क्रोमोसोम को डीएनए मॉलिक्यूल वाइंडिंग होने नहीं देता है. उसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम, आरएनए प्राइमर, आरएनए के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसके बाद ओकाजाकी फ्रैगमेंट को सील करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम्स. तो यहाँ पे देखो, पहला कौन सा है? फॉस्फोराइलेज. पहला कौन सा है? फॉस्फोर. आप लोग, आपको मैं वापस दिखाता हूँ. वेट, 1 by 1 स्टेप में आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ यहाँ पे. सो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में आप लोग देख सकते हैं पहला एंजाइम यहाँ पे आया फॉस्फोराइलेज. कौन सा आया? फॉस्फोराइलेज. दूसरा ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे जो एंजाइम लगा वो सेकंड एंजाइम इज एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस के बाद अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कौन करता है? देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको एक बार अनवाइंड किया तो उसको वापस वाइंडिंग नहीं होने देता है, रिवाइंडिंग नहीं होने देता है. फोर्थ एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज एंजाइम वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है. तो 4 एंजाइम हो गए. उसके बाद आरएनए प्राइमर 5th एंजाइम, डीएनए पॉलीमराइज 6 एंजाइम, उसके बाद डीएनए लाइगेज इज अ 6 एंजाइम्स. तो इतने एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये सीरीज वाइज पूछा जाता है
एंजाइम। ओके, तो हम लोग जाते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप द जेनेटिक कोड्स। तो जेनेटिक कोड्स याद रखो यहाँ पे, डीएनए कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। सो इन नेचर देर आर 64 कोडॉन्स, जेनेटिक कोड्स आर प्रेजेंट। कितने कोडॉन है? 64 कोडॉन्स। So this sequence of 3 nucleotides on the mRNA is called as a codon. So sequence of 3 nucleotides on mRNA, इतना रखो, sequence of 3 nucleotides on mRNA is called as a codon. So each codon are coded specific amino acid. तो जॉर्ज गैमो suggested the codon. Suggest किसने किया था first time? जॉर्ज गैमो, but directly give evidence by the Crick in 1961. किसने दिया था? Crick. Crick gave the direct evidences. Okay. Later on, Nirenberg, Mathai, and Dr. Hargobind Khurana successfully cracked the DNA codes. Okay. Successfully cracked किसने किया था? Nirenberg, Mathai, and Dr. Hargobind Khurana. So in RNA there are 4 types of nitrogen bases, A, U, G, C, and they can form 64 possible codon. तो देख सकते हैं आप लोग 3 कोडॉन लिया तो टोटल कितना बनता है? 64 possible codons. So out of 64 codons, 61 are sense codon. They coded 20 essential amino acid and 3 terminal codons. UAA terminal codon याद रखो, इसी लिए पूछा जाता है UAA, UGA और UAG. These are the terminal codon. तो यहाँ पे देखो characteristics देखते हैं हम लोग genetic code के. Genetic codes are triplet and commaless because mRNA they are present one after another without gap or interval. Hence they are commaless and triplet. So genetic codes are non-ambiguous. So non-ambiguous means for specific amino acid they are very specific. AUG coded methionine, okay, GUG coded vanillin, but exception ये है if in the absence of AUG, GUG coded methionine instead of valine, ये exception है, but all they are specific. Genetic codes are degenerate, means 61 codon available for the 20 essential amino acid, means 2 or more codons are available for the specific amino acid. Genetic code shows the polarity. Genetic code always read in 5 to 3 direction on the mRNA. It start with the initial codon AUG and terminate with the terminal codon UAA, UGA or UGA. Genetic code is a universal. So from smaller bacteria to higher organism, genetic codes are the similar. Genetic code कैसे? Very similar, exception yeast mitochondria and mycoplasm. So genetic code is a non-overlapping. Genetic codes are non-overlapping. 3 codon मैसेंजर में 3 कोडॉन जो है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक कोडॉन को रिप्रेजेंट करता है, वो ओवरलैप नहीं किया जाता है. ओके, तो ये दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड्स. जेनेटिक कोड के बाद जाते हैं हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस. So now in protein synthesis, so process of protein synthesis include transcription and translation. The protein synthesis is a heterocatalytic function of DNA. Heterocatalytic function है. The central dogma of protein synthesis was proposed by Crick in 1958. तो Crick ने propose किया था. ये central dogma, DNA ट्रांसक्राइब होता है, मैसेंजर आरएनए इट इज ऑकर इन न्यूक्लियस, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ऑकर इन द साइटोप्लाज्म. दिस सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी प्रोसेस है, टैमिनिन एंड बाल्टीमोर ने एक्सप्लेन किया था. तो ये याद रखो रिवर्स है. रिवर्स किसने? टैमिनिन एंड बाल्टीमोर. तो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बनता है? डीएनए. तो एमआरएनए से वापस डीएनए बनता है. दिस प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की. द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन का मैं डायग्राम, आई विल शो द डायग्राम. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में जाता हूँ. तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल लिंक्स, आई विल शो द डायग्राम तो बेटर रहेगा. यस, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. So transcription unit having the promoter site and terminal site. In between promoter and terminal there is a structure region is present. Structure region is called as cistron. Okay, on structure region there is a template strand and coding strand. जिसका direction 3 to 5 है, these are called as a template strand, and 5 to 3 है, these are called as a coding strand. Only template strand take part in the formation of transcription. इससे messenger RNA बनता है और इसके जो कोडॉन है वो कोडिंग स्ट्रैंड से इजीली क्या करते हैं? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडिंग स्ट्रैंड. सो टेम्पलेट स्ट्रैंड
टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो यहां पे देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग देखते हैं the process of transcription gene in eukaryote is a monocistronic। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसी है? इन यूकैरियोट इट इज अ मोनोसिस्ट्रॉनिक, इन प्रोकैरियोट इट इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो याद रखो यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक है, एक ही स्ट्रैंड बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, तो मेनी स्ट्रैंड्स आर इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रोसेस है, इनिशिएशन, ओके तो यहां पे आपको हैंडराइटिंग दिखाएगा नहीं तो इसलिए मैं बड़ा करता हूं। पहला है इनिशिएशन। ड्यूरिंग इनिशिएशन द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर साइट। कहां पे बाइंड करता है? इट बाइंड टू द प्रमोटर साइट। ओके, एंड नाउ द 2 स्ट्रैंड आर अनवाइंड। जहां पे प्रमोटर साइट पे बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, द 2 स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड टू फॉर्म अ बबल्स बोलते हैं उसको। ओके, सेकंड इलोंगेशन। नाउ इलोंगेशन, दिस आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर बाइंड they are move in, कहां पे मूव होता है? इन 5 to 3 डायरेक्शन। इट मूव फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, on the template strand, and during in each elongation the complementary this RNA polymerase catalyze the messenger RNA। तो यहां पे देखो पहले स्टेप में इनिशिएशन में क्या हुआ? RNA polymerase bind to the promoter site। तो ये प्रमोटर साइट है, तो प्रमोटर साइट को ये बाइंड करता है, इसको बाइंड करेगा प्रमोटर साइट, इसको बोलेंगे हम लोग ओके। यहां पे जो दिख रहा है, दीज आर द टर्मिनल साइट, टर्मिनल साइट। प्रॉपर हैंडराइटिंग नहीं है इसलिए मैं कट कर दिया उसको। These are the terminal site, और बीच में क्या है? स्ट्रक्चरल चेन। ओके, तो नाउ इन इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन प्रोसीड इन 5 to 3 डायरेक्शन। प्रोसीड कहां पे होता है? 5 to 3 डायरेक्शन। एंड नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज, द ट्रांसक्रिप्शन बबल्स ट्रैवल, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है? ट्रैवल्स फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स selected to join one after another to synthesize messenger RNA. So in the termination process, in the last step, in the termination, when this RNA polymerase reaches towards the terminal end, कहां पे पहुंच जाता है? ये terminal end में पहुंच जाता है। When it reaches towards the terminal end, terminal site, these RNA polymerase are removed and synthesize messenger RNA। तो ये दीज आर द सिंपल प्रोसेस। इसमें याद रखो कि बबल्स फॉर्म होता है, इतना सीडी में इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपको, तो ये प्रोसेस है। नाउ बट नाउ द आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली बिकम इन प्रोकैरियोट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द मैसेंजर आरएनए इट बिकम डायरेक्टली फंक्शनल टू अंडरगोस ट्रांसलेशन। बट इन यूकैरियोट द मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म, इट इज नॉट अ, ये कैसा है? इट इज नॉट अ फंक्शनल। टू बिकम फंक्शनल इट अंडरगोज 3 स्टेप्स, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। तो यहां पे देखो ये मैसेंजर आरएनए का, सॉरी मैसेंजर आरएनए किसका है? यूकैरियोट्स का। द मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, बट इज नॉन फंक्शनल। इट अंडरगोज 3 स्टेप्स, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। आफ्टर कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग the messenger RNA is formed, it become functional. So in capping, पहले प्रोसेस में क्या होता है? मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेड एट 5' end, इट्स कॉल्ड द कैपिंग। स्प्लाइसिंग में द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, नॉन फंक्शनल जीन्स को बोलते हैं इंट्रॉन, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग। एंड थर्ड, टेलिंग, द पॉलीएडिनिलेट रेसिड्यूज एडेड एट 3' end is called the टेलिंग। तो आफ्टर कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग द मैसेंजर RNA in eukaryote become functional to undergoes ट्रांसलेशन। नेक्स्ट स्टेप, तो हम लोग जाते हैं अभी ट्रांसलेशन पे। तो यहां पे ट्रांसलेशन देखो, ट्रांसलेशन में क्या होता है? द मैसेंजर आरएनए कैरी द
genetic information in the form of codon. These codon are decoded in the form of polypeptide chain of amino acid is called as a translation. So now in the translation process को codon यहाँ पे देखो, मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ, activation of amino acid and formation of AA-tRNA complex. So all the amino acids are activated and this activated amino acid bind to the specific tRNA at 3' end to the CCA end. कहाँ पे bind करता है? तो आप लोग देख सकते हैं, मैं डायग्राम निकालता हूँ यहाँ पे, ये मैंने tRNA निकाला, क्लोवर लीफ मॉडल, ओके. So now these are the anticodon loop, these are the DHU loop, these are the T-Cy-C loop, ये एंटीकोडन लूप है. और यहां पे है 3' एंड में CCA end. So at the CCA end, this activated amino acid bind to the specific tRNA to form AA-tRNA complex. ये क्या बनाता है? Activated amino acid tRNA complex. Activated amino acid tRNA complex. So now next one is the formation of polypeptide chain. तो अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको डायरेक्टली प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे विद डायग्राम. तो यहाँ पे देखो, द फर्स्ट स्टेप इज अ इनिशिएशन. इनिशिएशन में क्या होता है? राइबोसोमल स्मॉलर यूनिट बाइंड टू द इनिशियल कोडॉन एट 5' एंड. सेकंड स्टेप में इनिशिएशन में द स्पेसिफिक AA-tRNA बाइंड टू द इनिशियल कोडॉन विद हेल्प ऑफ देयर एंटीकोडॉन. थर्ड स्टेप में द राइबोसोमल लार्जर यूनिट बाइंड टू द स्मॉलर यूनिट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. क्या फॉर्म करता है ये? It forms a complex, ribosomal complex. देखो पहला स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेप, द राइबोसोमल स्मॉलर यूनिट बाइंड टू द इनिशियल कोडॉन. तो स्मॉलर यूनिट 30S फॉर प्रोकैरियोट, 40S फॉर यूकैरियोट्स. सेकंड स्टेप, द स्पेसिफिक AA-tRNA बाइंड टू द इनिशियल कोडॉन. इनिशियल कोडॉन को क्या करता है? स्पेसिफिक AA-tRNA बाइंड करता है. थर्ड स्टेप, राइबोसोमल लार्जर यूनिट. तो राइबोसोमल लार्जर 50S फॉर प्रोकैरियोट, 68 फॉर यूकैरियोट बाइंड टू द राइबोसोमल स्मॉलर यूनिट to form a ribosomal complex. Now in this ribosomal complex there are 3 sites are formed. A ribosomal complex there are 3 sites are formed. First one is the A site, it is the amino acid site, P is a peptidyl site and E is a exit site. The 3 sites are formed. तो आप लोग 3 sites देख सकते हैं डिफरेंट कलर में. तो यहां पे दिया मैंने, देखो A is a amino acid site, P is a peptidyl site and E is a exit site. So during elongation, the one more amino acid added to the A position, यहाँ पे ऐड करता है वो A position पे आ जाता है. The second occupied to the P position and with the help of peptidyl transferase enzyme, enzyme का नाम है तो peptidyl transferase enzyme, it transfer their amino acid to the next position. So this process is continuous till these ribosomal complex reaches towards the terminal end, and in each translocation one more amino acid is added to the polypeptide chain with the help of peptidyl transferase enzyme. And lastly, termination process, when this ribosomal complex reaches towards the terminal end, कहाँ पे पहुंच जाता है? terminal end. The release factor, RF factor बोलते हैं, they are separated smaller and larger unit of the ribosomes. At the same time, they are also separated polypeptide chain of amino acid, and finally protein synthesis takes place. तो यहाँ पे देखो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम याद रखो. राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक में कौन से लगते हैं, स्मॉलर कौन सा लगता है, लार्जर कौन सा लगता है, वो याद करो. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं. म्यूटेशन. So what is mutation? Mutations are the sudden inherited changes in the genetic material is defined as a mutation. तो म्यूटेशन में दो टाइप है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेमशिप म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? सिंगल बेस पेयर इज अ चेंज. अभी मान लिया कि सिंगल बेस पेयर ये है, अभी यहां पे ए
T G C C G A ऐसे हुआ. So now in this न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहां पे कुछ चेंज हुआ, सिंगल चेंजेस आया. तो A यहां पे कॉमन है, T यहां पे कॉमन है, G यहां पे कॉमन है और C की जगह पे यहां पे मान लिया A आया. दूसरा एज इट सेम है, एज इट सब कैसा है, एज इट इज ऑल आर सेम, ओनली चेंजेस इन अ वन न्यूक्लियोटाइड. तो यहां पे एक चेंजेस आया बिकॉज ऑफ एडिशन और डिलीशन. यहां पे क्या हुआ, एडिशन और डिलीशन की वजह से एक बेस पेयर चेंज हुआ. These are called as a point mutation. Example is the sickle cell anemia is also type of point mutation. Frameship mutation में the entire frame is change. The change in reading frame because of insertion or deletion of base pair. तो मान लिया कि पूरा ये entire ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और इसमें पूरा एक डिलीट कर दिया तो entire फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज. उसको बोलते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन. तो याद रखो म्यूटेशन के दो टाइप, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेमशिप म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन में एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है. ओके, फ्रेमशिप म्यूटेशन में एंटायर जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाते हैं बिकॉज एडिशन और डिलीशन. तो उसको म्यूटेशन बोलेंगे. नेक्स्ट वन हम लोग जाएंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ स्विच ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन. ये क्या है, स्विच ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म. तो इन यूकैरियोट रेगुलेशन कैन बी डिफरेंट लेवल पे है. यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, ट्रांसलेशन लेवल. तो ये है डिफरेंट लेवल्स ऑफ. तो यहां पे हम लोग फर्स्ट जाएंगे यहां पे ओपेरॉन कंसेप्ट. तो व्हाट इज ओपेरॉन कंसेप्ट हम लोग देखेंगे. So operon are the cluster of genes which related to function called as a operon. So operon consists of structural genes and control element. आपको डायग्राम में दिखा था यहाँ पे मैं. It consists of control elements and structural gene. तो यहाँ पे देखो control element consist of promoter and operator. Control इसमें क्या है, promoter and operator. P means promoter, O means operator. Promoter क्या करता है, it give a signal sequence to the DNA that start RNA synthesis. ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर की जरूरत रहती है तो ये गिव अ सिग्नल सीक्वेंस फॉर द RNA synthesis. ओके, these are the site where RNA polymerase bind during transcription. तो यहाँ पे RNA polymerase bind होता है. आप लोगों ने रेड कलर का देखा था. RNA polymerase क्या होता है, bind to the promoter site. ऑपरेटर प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन. प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, ऑपरेटर. नाउ दिस हियर द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन इन द स्विच ऑफ एंड ऑफ मैकेनिज्म. तो ऑफ ऑन और ऑफ मैकेनिज्म ऑपरेटर दोनों को कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चरल जीन्स को और कंट्रोल एलिमेंट को ये करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल जीन्स व्हिच रिलेटेड टू फंक्शन. दीज आर कॉल्ड एज अ ओपेरॉन. तो ओपेरॉन का हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लैक ओपेरॉन. सो क्लासिकल मॉडल ऑफ लैक ओपेरॉन प्रपोज्ड बाय जेकब एंड मोनार्ड. ये इसका नाम याद रखो, जेकब एंड मोनार्ड. द लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई इज द एग्जांपल ऑफ इंड्यूसेबल ओपेरॉन. ये कौन सा कंसेप्ट है, इंड्यूसेबल ओपेरॉन. एग्जांपल, द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज रिक्वायर 3 एंजाइम्स. 3 एंजाइम चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज. तो यहां पे देखो लैक ओपेरॉन का डायग्राम दिखाता है. आई विल शो द डायग्राम. डायग्राम में आपको इजी पता चलेगा. Now you can observe the lac operon diagram here. So these are the mechanism दिया मैंने. Okay, mechanism है when lactose is absent. Okay, to the E. coli bacteria. Mechanism, first mechanism, when lactose is absent for the E. coli bacteria, then the repressor gene synthesize there, undergoes protein synthesis, transcription and translation to form a repressor protein. ये this repressor protein bind to the operator. As a result, structural gene cannot synthesize their structural protein. तो ये क्या होता है, repressor bind to the operator and prevent the RNA polymerase. तो ये वो आपका when lactose available as a energy source. Second step में जाते हैं, when lactose available as a energy source. पहले में क्या था, only glucose available as a energy source. तो यहाँ lactose available रहता है energy source के लिए. ये repressor synthesize the repressor protein, but inducer इंड्यूस, तो फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूसर प्रोटीन. ये इंड्यूसर प्रोटीन जो रेड दिख रहा है ये इनएक्टिव रिप्रेसर को करता है. क्या करता है,
inactive the repressor. As a result, operator cannot bind and structural genes are undergoes protein synthesis to form a structural protein. So these are the lac protein, lac के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिडिलेज रिक्वायर है. तो दिस स्ट्रक्चरल जीन्स अंडरगोज प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बिकम इनएक्टिव, वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता है और स्ट्रक्चरल जीन्स का फंक्शन रोकने नहीं देता है. तो स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज देयर प्रोटीन. तो ये हुआ लैक ओपेरॉन. उसके बाद हम लोग जाएंगे जीनोमिक्स. तो जीनोमिक्स, द टर्म जीनोमिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एच विंकलर इन 1920. द टर्म जीनोमिक्स कॉइन्ड बाय आर.एच. रॉड्रिच. तो टर्म जीनोमिक्स कॉइन किसने किया? आर.एच. रॉड्रिच और विंकलर ने क्या दिया था? जीनोमिक इंट्रोड्यूस किया था. तो जीनोमिक दो टाइप है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक एंड फंक्शनल जीनोमिक. स्ट्रक्चरल जीनोमिक में क्या किया जाता है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम एंड प्रोटीन इन कोडेड्स. It includes sequencing of genomic DNA of each species. Functional genomic में it study of gene expression, gene regulation and phenotypic production. तो यहाँ पे देखो इसके एप्लीकेशन क्या है जीनोमिक के. यूज इन एग्रीकल्चर फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स, डेवलप जेनेटिक मार्कर्स फॉर फोरेंसिक साइंस, यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन इन माइक्रोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, प्रोटीन, बायोफ्यूल एटसेट्रा. तो ये वो आपका जीनोमिक्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ह्यूमन जीनोम्स. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्चेस इन 1990, ईयर याद रखो, एंड कंप्लीटेड इन 2003. इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. देखो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने क्या किया था? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया था अलॉन्ग विद द 20 अदर कंट्री पार्टिसिपेटेड. तो इतना याद रखो. इसका ये 1990 याद रखो, कंप्लीटेड 2003. किसके साथ किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ओके, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. मेन ऑब्जेक्शन क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट. मैपिंग ऑफ जीनोम, ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ जीन्स. तो मैपिंग करना था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को. सेकंड, लोकेशन जीन्स के लोकेटेड करना था ह्यूमन जीनोम्स में. डेवलपिंग डेटाबेस and solve ethical, legal, social problem which may arise from the project. Main features of the human genome. So these are the कितना है 3164.7 million nucleotide base pair human genome में आइडेंटिफाई किया गया है. Actual number of human genes are 20,000 to 25,000. Every gene having a 3,000 base pair. तो ये मेन इसका फीचर्स था इसमें. तो हम लोग देखने लास्ट टॉपिक हम लोग जाते हैं DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting technique developed by the Alex Jeffrey in 1984. DNA fingerprinting में क्या किया जाता है? On the genetic basis, it develop a profile to identify the person on the genetic level. Okay, so 99.9% of nucleotide sequence or whole humans are similar. Only few percent are differ. These short sequences which are differ from person to person, these are called as a variable number of tandem repeats. So these variable number of tandem repeats are used to make a DNA profile of the person. In India, Lalji Singh developed this technique. तो स्टेप देखो यहाँ पे DNA आइसोलेशन पहला स्टेप है, एम्प्लीफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ऑटो रेडियोग्राफी. दीज आर द स्टेप इन DNA फिंगरप्रिंटिंग. तो नाउ नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन. तो हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे. इन एप्लीकेशन इट इज यूज्ड टू टूल इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, एस्टेब्लिश पैरेंटल डिस्प्यूट्स केसेस. ट्रू पेरेंट्स ढूंढने के लिए DNA फिंगरप्रिंट किया जाता है. डेवलपिंग फाइलोजेनी, कौन किसी परिवार से फाइलोजेनी डेवलप करने के लिए काम आता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग द पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए. इट बेनिफिट द एग्रीकल्चर साइंस. इट हेल्प इन अ शॉर्ट जीनोम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे ये क्या करता है? इट हेल्प टू स्टडी जीनोम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हम लोग जीनोम स्टडी कर सकते हैं. दिस आर द एप्लीकेशन. तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया है. तो हम लोग अभी चाहेंगे नेक्स्ट वन इज अ एमसीक्यू. कुछ एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब. ओके, तो यहां पे देखो थोड़े से मैं एमसीक्यू लेके जाता हूं यहां से.
तो 2004 में ये पूछा गया था, दिस द बैक्टीरियम यूज इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज। तो मुझे बताओ आप लोग, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था ग्रिफिथ ने? कौन सा किया था? आप लोगों ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखा, कौन सा किया था? डिप्लोकोकस निमोनिया, बराबर है ना? मैं राइट हो रहा हूं? ओके, तो ये सीडी 2004 में पूछा था। हु प्रपोज द डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल? तो यहां पे देखो, डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, ये किसने बताया था? बताओ। एवरी मैक्लोडेंट का नाम नहीं था, फ्रैंकलिन वॉटसन भी नहीं था, क्रिक जिंडर भी नहीं था, कौन सा नाम था? एवरी मैक्लोडेंट मैकार्टी। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द, ओके, 5-3- takes place in a template strand, 3-5- takes place on a new strand, 5-3- takes place in a leading strand, none of this, choose the correct statement। तो यहां पे आपको क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ओके, तो यहां पे देखो लीडिंग स्ट्रैंड का, देखो 5-3 टेक्स प्लेस ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आप लोग डीएनए रिप्लिकेशन जब देखते हैं, यहां पे लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन कौन सा है? 3-5, और लैगिंग का कौन सा है? 5-3। ये है लैगिंग, और ये यहां पे आएगा लीडिंग, लैगिंग और लीडिंग। तो यहां पे देखो 5-3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 5-3 टेक्स प्लेस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो ये तो नहीं है। 3-5 टेक्स प्लेस ऑन द न्यू स्ट्रैंड, तो न्यू स्ट्रैंड 3-5 डायरेक्शन में नहीं होता है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5-3 डायरेक्शन इन डीएनए रिप्लिकेशन। थर्ड देखते हैं, 5-3 टेक्स प्लेस ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड पे 5-3 बराबर है, तो ये आंसर क्या आएगा? सी, 5-3 टेक्स प्लेस ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन 5-3 डायरेक्शन। ओके, भाई हम लोग ये देखते हैं, एमआरएनए सिंथेसाइज नोन एज। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसिस इज नोन एज, एमआरएनए सिंथेसिस किस में बोलते हैं, कौन से प्रोसेस में बोलते हैं? ओके, बता पाओगे आप लोग? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन? सी है यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो बनता है इन द न्यूक्लियस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल एकदम। मेक द ऑड वन, तो यहाँ पे ऑड वन देखो, यहाँ पे पहला क्या दिया? AUG, UAA, UAG, UGA। तो यहाँ पे ऑड वन कौन सा है? AUG इनिशियल कोडॉन है, टर्मिनल कोडॉन कौन सा है? UAA, UGA, UAG, UGA, UAG, all these are the terminal codon। तो यहां पे ऑड कौन सा रहेगा? ये रहेगा AUG। तो आंसर इज ए। अभी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एवरी मैक्लोड एंड मैकर्टी डिड नॉट यूज, कौन सा डिड नॉट यूज किया? प्रोटियोसिस यूज नहीं किया था उन्होंने, डीएनए यूज किया था, प्रोटियोसिस भी यूज किया था, आरएनए भी यूज किया था। एवरी मैक्लोड उन्होंने ही तो ढूंढ के निकाला था, प्रोटियोसिस डीएनए से और आरएनए से। अमाइलेज, दे डिड नॉट यूज अमाइलेज। आंसर क्या आएगा? डी। ओके, तो ये हुआ आपका 2005 का क्वेश्चंस। हम लोग और एक क्वेश्चन पे जाते हो, थोड़ा आगे पीछे हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे, फिर भी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। राइबोसोम बाइंडिंग लूप इज प्रेजेंट ओनली इन, अभी राइबोसोम बाइंडिंग लूप प्रेजेंट ओनली इन, किसमें प्रेजेंट है बाइंडिंग लूप? इनसोल्युबल आरएनए, टेम्पलेट आरएनए, क्लोवर लीफ टीआरएनए और एमआरएनए। राइबोसोमल बाइंडिंग लूप इज प्रेजेंट ओनली इन, तो आप लोगों को मैंने डायग्राम बताया था मैंने कि ये क्लोवर लीफ मॉडल है, तो डीएच लूप जो है इट इज राइबोसोमल बाइंडिंग लूप बोलते हैं उसको, 3 तो इट इज प्रेजेंट इन द टीआरएन। तो यहाँ पे क्लोवर लीफ ऑफ टीआरएनए इज आंसर। ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग 2006 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
2006 का। हाउ आर द यूकैरियोट डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोट? तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफर क्या है? हाउ यूकैरियोट डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोट? डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, डीएनए पॉलीमरेज और पेरेंटल स्ट्रैंड नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट में इतना रखो, डीएनए रिप्लिकेशन जब होता है, डीएनए रिप्लिकेशन, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट ओनली फॉर्म ऑन द यूकैरियोट्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड तो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट। डीएनए पॉलीमरेज भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दोनों में लगते हैं। पेरेंटल स्ट्रैंड्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्लिकेशन, दोनों में होता है। बट ओकाजाकी फ्रैगमेंट ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोट, ये डिफर है। तो आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वन गायरी ऑफ डीएनए इज, गायरी मींस वन ट्विस्ट, ओके, वन हेलिक्स, तो उसका डिस्टेंस कितना है? गायरी मींस मैंने आपको क्या बताया, उसका डिस्टेंस। तो यहां पे देखो इसका डिस्टेंस आएगा 34 एंगस्ट्रॉम। ये आपको डीएनए के स्ट्रक्चर पे, आपको डीएनए का स्ट्रक्चर 11 में दिया है, इसमें नहीं दिया है, फिर भी 34 एंगस्ट्रॉम याद रखो इसमें। ओके, तो यहां पे देखो 12 में पूछा है डीएनए कॉइल अराउंड 2 मॉलिक्यूल ईच, H2A, H2B, H3 एंड H4 इज, ओके, 12 का क्वेश्चन दिया है यहां पे। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। यहां पे डीएनए कॉइल अराउंड, कॉइल अराउंड न्यूक्लियोसोम के अराउंड कॉइल होता है, 1 2 3 4, ये डीएनए कॉइल है। यहां पे लिंकर डीएनए आएगा, ओके। H2A, H2B, H2A, H2A, H2B, H3, H4, ये है डीएनए कॉइल अराउंड 2 मॉलिक्यूल ईच इज हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर? इसके टोटल बेस पेयर कितने रहेंगे? ओके, तो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ कोर डीएनए, इसको कोर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर डीएनए। कोर डीएनए हैविंग 146 बेस पेयर एंड लिंकर हैविंग अ 54 बेस पेयर, तो टोटल 200 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोसोम। तो आप लोग पूछा क्या? डीएनए कॉइल अराउंड 2 न्यूक्लियस, कॉइल अराउंड डीएनए कॉइल, पूरा नहीं पूछा है। तो कोर डीएनए ये आएगा, कोर डीएनए। कोर डीएनए में टोटल बेस पेयर्स कितने हैं? 146 बेस पेयर, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहां पे ये देखो, नेक्स्ट वन, डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड 14 का पूछा है। डीएनए स्ट्रैंड एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, एंटी पैरेलल एंड एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, पैरेलल एंड एंटी कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पे देखो डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए जो स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड्स, दे आर एंटी पैरेलल, दोनों कैसे? अपोजिट है। कैसे? अपोजिट। ये 5 रहेगा तो उसके अपोजिट 3 यहां पे रहेगा, 5 यहां पे रहेगा। तो बोथ आर अपोजिट, एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पे एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आंसर कहां पे है? ए में। सो दीज आर द आंसर, इट इज एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। टू 2009 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप कोडॉन? इसमें स्टॉप कोडॉन कौन सा है? AUG, GUGA, CCA, GA, ये भी स्टॉप कोडॉन नहीं है, ये भी स्टॉप कोडॉन नहीं है, ये भी स्टॉप कोडॉन नहीं है, ये स्टॉप कोडॉन। द आंसर इज बी। ओके, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच हेलिक्स ऑफ द डीएनए? डीएनए के हेलिक्स में टोटल बेस पेयर, ये हेलिक्स है, एक हेलिक्स, एक हेलिक्स में टोटल बेस पेयर कितने रहते हैं? 10 बेस पेयर्स। तो आंसर कहां पे? 10। ये डीएनए का स्ट्रक्चर 11 में, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रिप्लिकेशन? तो डीएनए रिप्लिकेशन की फर्स्ट स्टेप कौन सी है? ओके, फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड तो नहीं बनता, बाद में बनता है। फॉर्मेशन ऑफ लैग स्ट्रैंड भी बाद में बनता है। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए प्राइमर करता है, ये भी लेट बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन में पहला क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या? ऐसे डीएनए
अनवाइंड बन जाता है एंड इट फॉर्म्स अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और इट फॉर्म्स अ वाई शेप फोर्क। वाई शेप फोर्क बना था, दिस आर टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो पहले स्टेप है ए आंसर, क्या आएगा इसका आंसर ए। एटीन का देखते हैं हम लोग यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेसिस आर, इसमें नाइट्रोजन बेसिस कौन से, ओके नाइट्रोजन बेसिस आर और ना डीएनए आएगा यहां पे, क्या आना चाहिए डीएनए कम। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेसिस आर, नाइट्रोजन बेसिस कौन से, एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल, ये भी नाइट्रोजन बेसिस, मगर डीएनए पे कौन से एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, नहीं दिस बी आंसर आएगा डीएनए पे, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था वो, 90-20 का देखते हैं हम लोग यहां पे। सेमी कंजर्वेटिव मेथड इज एसोसिएटेड विथ, इसके साथ एसोसिएटेड है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ओके डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। अब बताओ मुझे, यस डीएनए रिप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड, आंसर इज ए, ओके। सेकंड 20 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन राइबोज शुगर, राइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट नहीं है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। देखो यहां पे आर है, आर का मतलब है राइबोज, सिर्फ डीएनए जो है इसमें राइबोज शुगर नहीं रहते, आंसर इज, ये आंसर गलत है, आंसर इज डी। अभी 2010 में देखते हैं हम लोग कौन सा आया था, ओके न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, किससे बना है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को निकाल के बताता हूं यहां पे। न्यूक्लियोटाइड में रहता है शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसिस। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, प्यूरिन क्या है नाइट्रोजन बेसिस, पैरामिडिन क्या है नाइट्रोजन बेसिस, ये नहीं प्यूरिन, प्यूरिन मीन नाइट्रोजन बेसिस, ओके तो ये प्यूरिन का पी मान लेता है प्यूरिन। दूसरा है शुगर, बराबर है शुगर। थर्ड है फॉस्फेट, प्यूरिन ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर आएगा बी, ओके। इफ द सीक्वेंस ऑफ, यहां पे देखो 22 का थोड़ा सा अटपटा दिया है, ये आधा मैंने कहां से डिलीट हो गया है, तो ये मैं कट ही कर देता हूं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन, कब किया था इनिशिएटेड, 1990, यस परफेक्ट बताया आपने मुझे। नेक्स्ट चाहता हूं मैं यहां पे, थोड़ा यहां पे गया, द डिफ्लेक्शन पिच एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीएनए इज, डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन कितने में पता हो डिफ्लेक्शन मुझे, तो आंसर यहां पे मैं 36 डिग्री, यहां पे देखो जो भी डिफ्लेक्शन होता है डीएनए में ऐसा डिफ्लेक्शन पूरा 36 डिग्री में होता है, तो आंसर यहां पे 36 डिग्री डिफ्लेक्शन, ओके तो यहां पे मैं 3 चाहता हूं जो 2013-14 के हैं। हाउ मेनी सेंस कोडन कोडेड 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, बताओ मुझे सेंस कोडन कितने हैं, 64 नहीं 61 सेंस कोडन, 3 आर द नॉन सेंस कोडन। द प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोट्स, नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोट एच एन आर एन ए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेलिंग इन्वॉल्व, टेलिंग में क्या होता है, कि पहले कैपिंग स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, टेलिंग में क्या होता है एडिशन ऑफ एडिनिलेट रेसिड्यूज एट 3' एंड, ये है पॉली ए टेली ऐड किया था, आंसर क्या आएगा ए। चलो दूसरा देखते हैं 15 का, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ए यू जी सी यू इंडिकेट दैट, ओके दैट द सेगमेंट ऑफ, ये सेगमेंट किसका है 23 का, देखो यहां पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए का तो नहीं है क्योंकि यू आया है,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए में तो टी रहेगा तो डीएनए आएगा। सिंगल स्टैंडर्ड रेडियोएक्टिव डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड रेडियोएक्टिव डीएनए भी नहीं रहेगा। इसका आंसर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या आंसर आएगा? डी आंसर चाहिए था यहाँ पे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए को रेडियोएक्टिव, इसका डी आंसर आता है। 17 में देखते हैं, 17 में क्या पूछा था 2017 में, आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का माइक्रोबियल सोर्स कौन सा है? ये इसमें नहीं आएगा आपके, इसमें 40, फिर भी बता रहा हूं तो आपको आएगा एक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेवियस, ये इसका है। ये आपको आपके इस चैप्टर में नहीं है, दूसरे माइक्रोब्स में है। द ट्रिपलेट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज करस्पॉन्ड टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन, ट्रिपलेट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज करस्पॉन्डिंग टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन में कौन सा ये रहता है? देखो मैं बताता हूं आपको यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए AUG, तो यहां पे जो टीआरएनए रहेगा, टीआरएनए वो कौन सा रहेगा? UAC। तो यहां पे UAC कहां पे है? यस, ये, सो दीज आर द UAC। तो सर इसका आंसर हम लोगों ने देखा। तो 42 का देखते हैं। इन ई कोलाई डैश ओपेरॉन आर फॉर्म बाय ग्रुपिंग नियरली डैश जीन्स। इन ई कोलाई ओपेरॉन फॉर्म्स बाय ग्रुपिंग नियरली, ग्रुपिंग नियरली। तो यहां पे देखो टोटल 75, ई कोलाई में कितना है? 75 ओपेरॉन एंड 260 जीन्स है। ये आंसर है, आपके बुक में नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल ऑर्गेनिल्स विच लैक मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ 65 आरएनए, 35 प्रोटीन, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। तो ऐसा है तो कितना याद रखो? राइबोसोम। ये जो है ना RNA, राइबोसोम RNA, ये वर्ड्स याद रखो। तो ये क्या आएगा? राइबोसोम। एक और क्वेश्चन लेते हैं वहां पे। A nucleic acid whose molecular weight ranges between 40,000 to 1 lakh in cell R tRNA। तो सबसे छोटा कौन सा है? tRNA। इसका रेंज ये है, ये आपको नहीं है, 11 की इसमें बुक में है। The select correct statement for the following. In DNA molecule, the two strands are antiparallel and non-complementary. Okay, तो इसमें परफेक्ट आंसर देखो, the RNA is always present in the various fold form. Select correct statement. DNA molecule, the two strands are anti-parallel and non-complementary, ये गलत है। During DNA replication, leading strand is formed in 3 to 5, नहीं, leading strand 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। Okay, the mRNA molecule may be straight coil itself form a hairpin model। mRNA नहीं बनता, rRNA बनता है, tRNA। तो यहाँ पे देखो, the ribosomal RNA is always present in the various loop। ribosomal RNA सबको various loop बनाता है। इधर single stranded linear but it forms a loop। In the loop there is a complementary base pair। तो इसका आंसर आएगा B। क्या आंसर आएगा? बी। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टिपिकल मैमिलियन सेल? आपको बताया था मैंने, पढ़ा था कि इसका साइज देखो, तो टोटल साइज कितना है? 2.2 मीटर, 1.2, 10.9, ये है टिपिकल साइज ऑफ मैमिलियन सेल्स। न्यूक्लियस की साइज पूछिए, डीएनए के नहीं, आप लोग डीएनए का साइज लिख के आओगे 2.2 मीटर। यहाँ पे आपको साइज क्या पूछिए? साइज ऑफ न्यूक्लियस, कंफ्यूज मत होना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंसिडरिंग देयर डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे मैं बताता आपको, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका रहेगा? डीएनए का। सेकंड उसका नंबर आएगा मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए के बाद उसका क्या रहेगा? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए के बाद जो रहेगा वो टीआरएनए। इसका सीक्वेंस कहां पे है? यस, यहां पे बी। ऐसा इसका आंसर आएगा बी। तो 18 में देखो एक क्वेश्चन पूछे थे, इस पे जाते हैं हम लोग।
इन द वन न्यूक्लियोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन मॉलिक्यूल इज नॉट डबल? कौन सा हिस्टोन मॉलिक्यूल डबल नहीं? H3 डबल है, H4 डबल है, H2A चाहिए यहाँ पे, ये भी नहीं है, ये भी डबल है. H1 इज नॉट डबल, इट इज सिंगल, इज अ सिंगल. आंसर क्या आएगा? डी. इन यूकैरियोट द एंटी कोडन ऑफ tRNA पेयर विद द स्टार्ट कोडन ऑफ mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज एंटी कोडन ऑफ tRNA. तो यहाँ पे मैंने बोला था AUG कोडन है तो उसका एंटी कोडन UAC. तो UAC कहाँ पे है? 2 बार पूछा गया, एक बार भी आप लोगों ने आंसर लिखा है UAC. आंसर आएगा सी. When glucose is the normal energy source in the bacterial cell, repress messenger RNA. अभी बोला ग्लूकोज, लैक्टोज अब्सेंट है तो यहाँ पे रिप्रेस किसको करता है? रिप्रेस किसको करता है बताओ आप मुझे? रिप्रेस रिप्रेसर जीन को करता है. When glucose is normal energy source of bacteria cell, repressor mRNA is I. रिप्रेसर mRNA is I. तो इतना याद रखो. तो ये 2080 तक हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चंस. तो यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना टाइम चाहिए, मगर आप लोग 18 तक किया. बहुत पीछे के भी 2005 से स्टार्ट किया. जो भी है आपके प्रैक्टिस के लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना. कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता देना. तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी. थैंक यू, बाय, टेक केयर.